हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के हम लोग पढ़ेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। अभी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपका लेसन है तीसरा अध्याय है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। मतलब कैसे पहले तो लोग सब इकट्ठा करते थे, अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उनमें विकास होता है बौद्धिक क्षमताओं का। फिर वो क्या करते हैं, फसल उगाना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी के बारे में इसी लेसन में बताया गया है। तो इसमें देखिए दिया है नई नुओं का भोजन। आज नई नुओं का पसंदीदा भोजन खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। ठीक है, स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उनकी नानी के घर पर पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया गया था। ठीक है, तो खाते हुए नई नुओं को पिछले अपनी स्कूल की तरफ से यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए हुए खाने की याद आ गई। कितना मसालेदार था, पर वह क्यों ऐसा था। हाँ, विभिन्न प्रकार के भोजन आज के अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले हुए पशुओं से मिलता है। और भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान के लिए गेहूँ के लिए जौ के तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं, या नहीं कि पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, सूखी पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रहते हैं। परंतु जैसे ही तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री पुरुषों को अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। मतलब कि आप देखे होंगे कि मतलब सबका जो अलग अलग पौधे हैं, अलग फसल है, उसके लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। धान में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको हम लोग बरसात के मौसम में उगाते हैं, है ना। और गेहूँ में कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा गर्म मौसम में उगाते हैं। तो ये सब बताया गया। फिर दिया है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो इसमें हमने पढ़ेंगे कि मतलब कैसे हम खेती का शुरुआत होता है, कैसे पशुपालन की शुरुआत होता है। तो 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब वे भी बदलते रहे। मतलब जो उन लोग का भोजन के रूप में उसको डायरेक्ट यूज करते थे, वो भी उन लोग का जो है परिवर्तन हुआ। लोग का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने के योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हम लोग कौन कौन से भोजन के जो है के रूप में पौधे के किस किस भाग को हम लोग यूज कर सकते हैं। बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, ये देखा उन्होंने। गिरे हुए बीजों का अंकुरण कैसे वो अपना एक पौधे का रूप हुआ, ये भी देखते थे। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल शुरू कर दी होगी। और क्या हुआ, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा होती होगी, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। धीरे धीरे वे कृषक बन गए, मतलब वो अस्थायी जीवन जीने लगे। तभी तो उनको पता चला कि मतलब बीज है, अब ये कैसे गिरा, उस पर अंकुरण हुआ। अगर जो मतलब यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे तो फिर उनको पता नहीं चलेगा कौन सी बीज है, क्या है, कैसे हुआ है। तो मतलब इसका है कि उस समय में लोग अस्थायी अपना निवास बना के रहने लगे। इस तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। मतलब कि जो उनके खाने की चीज़ें थी, उसमें से कुछ जो पशु खाते थे उनको दे के उनको अपना आकर्षित किया। सबसे पहले जिन जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता ही जंगली पूर्वज था। ठीक है, तो आपका जंगली तो वे सब लोग अपना क्या करने लगे, देखिए। तो आसपास जो पालतू बनाया, तो ये जो है आपका, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका कि उसने पहले सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले उसने
कुत्ते को जंगली जानवर, ठीक है, कुत्ता ही उनका पूर्वज था। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पाला। धीरे धीरे वे भेड़ बकरी गाय सूअर आदि को घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अपनी जंगली जानवरों को जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया और इसके धीरे धीरे पशुपालक बन गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने जानवरों की देखभाल करने की क्रिया को बसने की क्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया आपका? बसने की क्रिया। जब लोगों ने पौधे उगाए, उसकी देखभाल की, तो उसको बसने की, मतलब कि आप अगर जो कहीं पे हैं, आप सेटलमेंट रहेंगे तभी आप उसके प्रोसेस को समझ पाएंगे ना। तो उसने मतलब जो वहाँ पे रहें तभी वे क्या किए, बसना स्टार्ट किए। ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न थे। इनकी वजह से अब तक बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोग पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन पौधों को भी चुनते हैं जिनके बड़े दाने अनाज पैदा होते हैं, साथ ही मजबूत डंठल अनाज पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे बीजों का संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उन्हें उगाने लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके, ठीक है। और मतलब ऐसे चीज़ों को उगाते थे जो मतलब हमें संभालने में दिक्कत ना हो, जिसको हम लोग को उगाने में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद में उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आम तौर पे अहिंसक, मतलब जो मतलब हमारे लिए घातक ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। हाँ, मिसाल के तौर पे जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये उनकी पहचान थी। वो उस समय में कैसे पहचानते, जैसे हम लोग आज उतने मतलब उन लोग की बुद्धिमत्ता इतनी नहीं तेज़ थी, तो इसलिए वो कैसे पहचानते थे उनके दांतों से। ये देखिए, ये है जंगली जानवर के दांत, ये है आपका पालतू, ठीक है। तो इसी से वो सब पहचानते थे कि कौन सा पालने लायक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। इसी से पहचानते थे। एक उनका मतलब अपना जो है एक अनुभव था कि मतलब ऐसे कैसे हम लोग पहचानते हैं। उनकी एक नवीन जीवन शैली, आगे देखिए पढ़ते हैं। तो तुम किसी पौधे के बीज को बार बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसको विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, साल फिर लग जाता है। इसलिए जब पौधों को उगाने लगे तो देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह ही लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीजों को बोने से लेकर फसलों को पकने तक पौधों की सिंचाई और खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाजों को भोजन के और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने भंडारण की बात सोची। बहुत से इलाकों में इसे फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा गया। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ, ठीक है। तो ये ऐसे दिया है, तो इसमें कोई उतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है। अब दिया जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनमें संख्या बढ़ती है और साथ ही दूध भी प्राप्त होता है, तो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मतलब वो जो भोजन जो कहते नहीं थे कि जानवरों से भोजन प्राप्त करते, तो अब धीरे धीरे उन लोग का जो है वो तरीका चेंज हो गया। पहले उनके मांस को सिर्फ खाते थे, अब उसके साथ में रहते रहते उनको मतलब पता चला कि ये दूध देते हैं तो इनके दूध को हम खा सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को भी पिलाते फीड करते थे। तो धीरे धीरे उनके जो है मस्तिष्क में विकास हुआ। धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ को समझा और वे उसके दूधों का जैसे कुछ पक्षियाँ थी अंडे देने वाले, उनको अभी मतलब धीरे धीरे उपयोग करने लगे भोजन के रूप में। भोजन कहते हैं जानवरों से और क्या मिलता है। आप जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, आओ आरंभिक किस्त को और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 14 में देखो, क्या तुमने देखे नीले वर्ग देखे हैं? इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों को और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं या पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सब महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भाग पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान किसको और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इसकी जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशु हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इससे जो रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष ऐसा लगता है गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हो। वैज्ञानिक इस अनाजों को दानों को पहचान सकते हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है कि महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों के हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। नीचे गई तालिका में जान सकते हैं कहाँ से कौन से अनाज का मतलब अवशेष मिले हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये पहला आपका यहाँ से देखिए गेहूँ जौ भेड़ बकरी ये प्राप्त हुए हैं। देखिए सेकंड आपका है ये कोल्डियावा, ठीक है, कोल्डियावा है।
कोल्डियावा जो है यहाँ से आपके क्या हुए हैं, चावल और जानवरों की हड्डी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। फिर चावल और मवेशी मिट्टी के खुरों की निशान यहाँ से प्रमाणगढ़ा से जो उत्तर प्रदेश में है। गेहूँ और दलहन का जो है आपका गुफराल जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ से प्राप्त हुआ है। गेहूँ दलहन कुत्ते मवेशी भैंस बकरी जो है मतलब पालतू जंतु, और गेहूँ दाल जो दलहन है वैसे अनाजों का यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट बाजरा और मवेशी भेड़ और बकरी सूअर के हल्लूर से जो आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद में काला चना ज्वार और बाजरा मवेशी जो है पयमला जी ये आपका आधुनिक आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अस्थाई जीवन की ओर। ठीक है। तो अस्थाई जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और रहने घर के निशान मिले हैं, जिससे बुर्ज होम। तो आपका ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ये आवश्यक है जानना कि सबसे पहले घरों के निशान कहाँ मिले, बुर्ज होम से, जिसे कर्तवास कहा गया है। इसके लिए उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है। और इसमें ठंड मौसम के में सुरक्षा होती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने की जगह होती थी। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना बनाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों के पत्थर औजार मिले हैं। इनमें से कई जो पूर्वपाषाणकालीन के उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इसे नवपाषाण युग कहा गया है। ठीक है। तो इसे कौन सा युग कहा गया है आपका, नवपाषाण युग। ठीक है। तो जो भिन्न भिन्न मिले हैं इस उपकरण, तो वहाँ उसको नवपाषाण युग कहा गया है। इन औजार वे भी हैं जिनकी धार अधिक और अधिक पैना करने के लिए पाली चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों को चीरने पीसने के लिए किया जाता था, और 1000 वर्ष पूर्व बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने किया जाता है। उसी तरह प्राचीन पत्थर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों को भी बनाया था, मतलब कि आज के तौर पर भी हम लोग का जो है यूज करते हैं मसाला वसाला कूटने में ओखली और मूसल का, उसी के बारे में बताया गया। देखिए ये आपके मतलब जो है उस प्राचीन काल के जो है आपके ये औजार हैं, देखिए। ठीक है। तो इसको उसके बाद में दिया है नवपाषाण युग। तो सबसे पहले मिट्टी के बर्तन, अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी करेगा कि सबसे पहले मिट्टी के बर्तन कौन से युग में मिले, तो नवपाषाण युग में बर्तन मिले हैं। ठीक है। इसमें अलंकार मतलब उसको सजाया जाता था बहुत सारी चीज़ों से। फिर दिया है को रखने के लिए धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग करने लगे, और चावल गेहूँ दलहन जैसे अनाजों का आहार मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, इसके साथ कपास भी आवश्यक उगाया। तो इसका जो है सबसे पहले जो कपास भी उगाया जाने लगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या परिवर्तन हर एक जगह एक साथ ही आए होंगे, ऐसी बात एक तरफ कई जगहों पर स्त्री पुरुष के शिकार और भोजन संग्रह करने का काम बता रहे थे, वहीं अन्य लोग 1000 सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन भी कर लिया। बहुत सी जगह पे लोग मौसमी के मुताबिक। ठीक है। तो दिया है क्या परिवर्तन, ये सब पढ़ चुके हैं, दरमियान हुए बदल लिया। तो फिर उसके बाद देखते हैं आगे अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने किसानों का अध्ययन किया। प्राय कृषक और पशुपालक समूह रहते थे जिन्हें जनजाति कहते थे। तो जो कृषक और पशुपालक थे उनको क्या कहते थे, जनजाति कहते थे। ठीक है। वितरण पाया कुछ लोग रीति रिवाजों को मानते थे, और जो सभ्यता पहले से ही प्रचलित रहे। प्राय जनजाति किसे कहते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है। प्राय जनजाति के लोग छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। इस तरह परिवारों के समूह बनाकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य भोजन शिकार भोजन संग्रह खेती पशुपालन मछली पकड़ने ऐसी पेशे अपनाते थे। तो जनजाति क्या करते थे, अपना भोजन शिकार करते थे और भोजन संग्रह करते थे, पशुपालन ये सब काम करते थे। महिलाएं खेती के सारा काम करती थी, और इसमें ज़मीन तैयार करने बीज बोने और पौधे को देखभाल करने से फसल काटने तक का काम शामिल था। बच्चों पौधे को देखभाल और चिड़ियों से जानवरों से दूर भगाते थे ताकि पौधे फसलों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। महिलाएँ फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे झुंडों को जानवरों की सफाई दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन भी बनाने टोकरियाँ बुनने और औजार और झोपड़ी बनाने का भी काम साथ साथ करते हैं। गाना नाच और घरों में सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक तरह अहम हिस्सा है। ठीक है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। अनुभवी वृद्ध व्यक्ति नौजवान योद्धा और पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क वस्तुओं को महिलाओं को भी उनमें ज्ञान अनुभव के लिए विशिष्ट मान दिया था। मतलब कि उस समय में जो मतलब उसमें जो जानकार था उसको मतलब एज ए मुखिया उसको मतलब मानते थे, उसी के अनुसरण करते थे अधिकतर। जनजातीय भी सांस्कृतिक परंपराएं बहुत
समृद्ध तथा विशिष्ट होती थीं। इनमें बहुत सी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल थी। अब उसके अपने देवी देवता भी होते थे, मतलब उस समय भी अपना संस्कृति कुछ परंपराएं थी जो अपना अपना भाषा का प्रयोग करते थे, अपनी एक संस्कृति का प्रयोग करते थे। ठीक है, अपना उनका अलग रहन सहन था। जमीन, जंगल, घास, मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिनका उपयोग एक साथ करते थे। इसमें गरीब अमीर कोई नहीं खास नहीं होता था। जनजाति समाजों से भिन्न था। वह समाजों के बारे में पढ़ोगी। ठीक है, मतलब कि उसमें जो है कोई ये नहीं था कि आप अमीर है गरीब, उसका जो है सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग। देखिए, उसके बाद में दिया है मेहरगढ़। ठीक है, ये आपका बहुत ही यहाँ से अवशेष मिले हैं जो कि नेक्स्ट आपका देखिए इसमें दिया हुआ है। तो ईरान जाने वाले सबसे पहले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल में स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, सबसे पहले जो है अनाज उगाना और पशुपालन कहाँ किया था? मेहरगढ़ में। यहाँ खुदाई हुई सबसे पहले स्तरों के पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार की हड्डियाँ जानवर की हड्डियाँ मिली हैं। इसमें से हिरण, सूअर आदि जंगली जानवर की हड्डियाँ शामिल है। इसके बाद स्तरों में भेड़ बकरियाँ हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे। नेक्स्ट आपका दिया है कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 और से ज़्यादा कमरे हैं। इनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे। ठीक है, पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो समझते हैं कि कौन से स्तर पहले है कौन से बाद के हैं। इनको देखिए और इनमें जो है देखिए पहले समतल भूमि पर रहना आराम किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते थे घर टूटे दोबारा वहीं घर बना लेते थे। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट के घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इस कारण से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों बाद साल एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो निचला स्तर सबसे पुराना होता है, उसके बाद का स्तर उसके युगों के बाद के होते हैं, नीचे स्तर ऐसे। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक पीढ़ी खत्म हो गई, फिर सेकंड दूसरा बसा तो उसी में बना लिया, फिर तीसरा, ऐसे धीरे धीरे ऊंचे होती गई। और जब खुदाई होती है तो पता चलता है कि सबसे ऊपर वाला है, सबसे बाद वाले होंगे, इसके नीचे वाले हैं, उसके पहले वाले होंगे, ऐसे मतलब पता चलता है। तो मृत्यु के बाद समानता मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोग आस्था की मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखते। मतलब उस समय जो है शवों के साथ में कुछ चीज़ें भी जो है वहाँ पे गड्ढे में रखते थे। ठीक है, एक कब्र में मृतक के साथ तो बकरी भी दफनाया गया, मतलब वहाँ पे बकरी जानवर को भी पाले। ठीक है, और इसे लोग संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया, मतलब उसको खाने के लिए भोजन के रूप में रखे थे। और देखें और दिया है दार्जोली हेडिंग। ठीक है, ये जो है ये पूरा स्थल चीन के म्यांमार के और पाए जाने रास्ते के ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मुसल दोनों पत्थरों का उपकरण मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग उनके लिए अनाज उगाते थे। साथ ही जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा, इसलिए अतिरिक्त पूरा स्थल काष्ठ में अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई, जो औजार के बर्तन भी मिले। मतलब वहाँ खुदाई में यहाँ पे जो है लकड़ी के कुछ जो पत्थर के रूप में हो गए उसके औजार मिले हैं। ठीक है, ये आपका जो है लेसन ख़त्म हो गया। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बसने की क्रिया कब चालू हो गई, तो ये 12,000 वर्ष पूर्व हुई। फिर उसके बाद मेहरगढ़ के बस्ती का आरंभ कब हुआ, तो ये 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये देखिए पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे करेंगे। यहाँ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा।